Hi, we are doing COP6 today. Nursing care is provided to patients in the organization in consonance with clinical protocols. So this COP6 is related to nursing care. So commitment A, nursing care is provided to patients in accordance with the written guidance. So NABH clearly is asking you to make some documentation. जो गाइडलाइंस हैं, जो गाइड बुक है वो क्या कहती है कि देयर शुड बी अ नर्सिंग मैनुअल या कुछ SOPs होने चाहिए. SOPs किससे एसोसिएटेड होने चाहिए? जैसे मॉनिटरिंग वाइटल साइंस, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, पेशेंट हाइजीन, पेशेंट कंफर्ट. तो अब अगर आप सोचें कि नर्सिंग मैनुअल में क्या होना चाहिए, तो एकदम पेशेंट की बेड प्रिपरेशन, पेशेंट हाइजीन, स्टाफ हाइजीन, फिर मेडिकेशन रिकॉन्सिलिएशन, मेडिकेशन ट्रांसक्रिप्शन, कॉमन medication errors, including errors related to medication administration, monitoring after medication administration, early warning signs, hygiene, and again things related to nursing assessment. Now nursing assessment needs what? So nursing assessment needs what? Your pain assessment, fall risk assessment, bed sore assessment, preventative assessment, your DVT assessment, and your phlebitis assessment. Apart from this, the prevention of HAI, that means CAUTI prevention bundle, your VAP prevention bundle, your CLVSI prevention bundle, and your SSI prevention bundle. Now SSI prevention bundle, usually people say कि भाई उसमें हमारा क्या रोल है, हम तो वार्ड में हैं या हम ICU में हैं. नहीं, अगर पेशेंट सर्जरी में जा रहा है तो उससे पहले एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस देना आपका काम है. साइट मार्किंग आपके वार्ड से एसोसिएटेड चीज़ है. एनेस्थीसिया और सर्जरी के कंसेंट पहले से साइन हो गए हों, ये आपसे एसोसिएटेड है. साथ ही साथ जब पेशेंट आपके वार्ड से OT शिफ्ट हो रहा है तो मेडिकेशन रिकॉन्सिलिएशन प्रॉपरली हुआ हो, ये भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. प्लस नर्सिंग हैंडओवर, इफेक्टिव एंड इनहैंस कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपके नर्सिंग मैनुअल का हिस्सा है. अब ऑब्वियसली यही सारी पॉलिसीज़ कई और चैप्टर्स में भी मर्ज हो जाती हैं. जैसे MOM में मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होगा, केयर ऑफ पेशेंट से रिलेटेड चीज़ें भी इसमें आ गई, जैसे पेन असेसमेंट, एंड ऑफ लाइफ केयर, या फिर हम वहाँ चले जाएं वल्नरेबल पेशेंट असेसमेंट, या फिर हम IPC की बात कर रहे हैं जहाँ पे HAI प्रिवेंशन बंडल की बात कर रहे हैं, हैंड हाइजीन की बात कर रहे हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें जब आप कंपाइल करते हैं तो आपका नर्सिंग मैनुअल बन जाता है. नर्सेज आर ट्रेन टू फॉलो दीज गाइडलाइंस एंड प्रैक्टिसेस यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल यूनिट्स. नाउ आपका नर्सिंग मैनुअल बन गया, जो भी पॉलिसीज है उनकी ट्रेनिंग कर दीजिए, आपका ट्रेनिंग का रिकॉर्ड बन जाएगा. NABH में ट्रेनिंग का रिकॉर्ड बनाने का मतलब है ट्रेनिंग अटेंडेंस, प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, साथ ही साथ ट्रेनर फीडबैक और एक्सटेंडेड लर्निंग इवैल्यूएशन. रेगुलर ऑडिट्स एंड अपडेट्स इंश्योर मैनुअल SOPs रिमेन एविडेंस बेस्ड एंड रिलेवेंट. अब यहाँ रेगुलर ऑडिट्स का मतलब क्या है? देखिए, एवरी मैनुअल शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट वंस एनुअली. अब ये इसका प्रूफ क्या होगा? यूजुअली लोग दो तरह से काम करते हैं. एक तो जो आपका कवर पेज होता है उसी में आप जब लिखते हो ना कि ये इशू नंबर 01 है, इशू डेट सो एंड सो है, लेट से आज 1 अक्टूबर है फॉर एग्जांपल, कि आज 1 अक्टूबर 2025 है, तो अब नेक्स्ट रिव्यू डेट क्या होगी आप वहीं पे मेंशन कर देते हो, दैट इज़ 30 सितंबर 2026. हमेशा रिव्यू डेट एक इशू डेट से एक दिन पहले होती है. अब 30 सितंबर 2026 आ गया तो आप क्या करेंगे? देयर आर 2 ऑप्शन, आइदर यू चेंज द कवर और रिव्यू डेट चेंज कर दीजिए, या फिर आप वहीं पे पेन से या स्टैम्प, एक ब्लू स्टैम्प ले लीजिए, स्टैम्प कर दीजिए और जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उससे लिखवा लीजिए रिव्यूड, और अपने क्वालिटी कमेटी में रिकॉर्ड कर लीजिए कि ऑल द मैनुअल्स हैव बीन रिव्यूड. So let's go to commitment B. Assignment of patient care is done as per the current good clinical and nursing practice guidelines. अब पेशेंट का इसमें मैंने एक और भी बनाया, B और C इज बेसिकली नर्सिंग असाइनमेंट और एक्यूटी बेस्ड नर्सिंग. तो इसका एक मैंने अलग से भी प्रेजेंटेशन बनाया है, दैट हाउ देर आर सम थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड ऑन द 5th एडिशन, जो मतलब प्रैक्टिकल नहीं था इंडिया के हिसाब से, लेकिन कई बार ऐसे सर आपसे पूछते हैं तो आप उस
ट्रेनिंग को देखोगे, उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को देखोगे, वीडियो यहीं पड़ा है, मैं लिंक में भी कमेंट में डाल दूंगा, तो आपको समझ में आएगा क्या वो है। बट यहाँ पे उनका कहना है कि पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से आपको प्लेस करना है। तो भाई वो तो NABH गाइडलाइन भी कहती है कि वार्ड में पेशेंट कौन से होने चाहिए, जो पेशेंट सीरियस नहीं है। पेशेंट अगर सीरियस है तो SDU ICU में जाएगा। तो अगर वार्ड में पेशेंट सीरियस नहीं है और आप अर्ली वार्निंग साइन स्केल्स यूज़ कर रहे हैं, तो अर्ली वार्निंग साइन के हिसाब से पेशेंट की मॉनिटरिंग बढ़ जाती है। अदरवाइज NABH की जो गाइडलाइन है कि हर 6 पेशेंट पे 1 नर्स हर शिफ्ट में वार्ड में होनी चाहिए, ICU में नॉन वेंटिलेटेड पे 2 पेशेंट पे 1 नर्स, वेंटिलेटेड पेशेंट पे 1 नर्स हर शिफ्ट में होना चाहिए, आप फॉलो करिए। साथ ही साथ आपको लगता है कि भाई कोई पेशेंट सीरियस है, वार्ड में है, जिसे अभी शिफ्ट करने की सिचुएशन नहीं है, तो जो आपके यहाँ थोड़ी एक्सपीरियंस नर्स है, आप उसको वो पेशेंट असाइन कर दीजिए। वैसे भी देखिए 1:6 का असाइनमेंट का तरीका सबसे बेस्ट क्या रहता है। ज़्यादातर अस्पतालों में बेड नंबर होते हैं, तो बेड नंबर के हिसाब से लेट्स से अगर एक वार्ड में 12 बेड हैं तो 6 एक नर्स को असाइन कर दीजिए, 6 दूसरी नर्स को असाइन कर दीजिए। अगर उसमें भी कुछ अंतर है तो आप एक अपना स्टाफिंग रजिस्टर बना लीजिए, जहाँ पे हर शिफ्ट में एग्जैक्ट नर्स साइन कर ले कि भाई ये मरीज़ मेरे पास है, और उसके पास भी कहीं नोटेड डाउन हो। तो लेट्स से उन 10 में 12 में से 6 में मरीज़ हैं और आपके यहाँ वहाँ पे एक नर्स है, लेकिन किसी और वार्ड में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मरीज़ हैं, तो आप वहाँ के एक ही नर्स को छोड़ दो और दूसरी जो नर्स वहाँ पे यूजुअली ड्यूटी करती है उसे दूसरे वार्ड पे शिफ्ट कर दो जहाँ पे ज़्यादा केयर की आवश्यकता है। Competence, experience and skill set of the nursing staff are matched appropriately with patient needs. Now competence again, अगर आपने privileging seriously की है तो आपको अपनी nurses की competence का पता होगा। Experience certainly teaches you a lot of things, लेकिन competence is more important and skill set. अब किसी नर्स को अगर लेट से कैथेटर डालना आता है, किसी नर्स को कैथेटर केयर आता है, तो आप उसको शायद सफल करो, लेकिन क्या होता है जब आपके 2 ही 3 नर्सें ऐसी होती हैं तो वो उस नर्स के लिए पनिशमेंट हो जाता है कि जस्ट बिकॉज मुझे आता है तो मुझे शफल कर देते हैं, मुझे इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो डोंट डू दैट। ट्रेन ऑल योर नर्सेज और पे दैट नर्स एक्स्ट्रा बिकॉज उसको आप मेहनत करवा रहे हो। असाइनमेंट्स फॉलो रेगुलेटरी प्रोफेशनल बॉडी गाइडलाइंस टू अपहोल्ड क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ इन डिलीवरी केयर डिलीवरी। सो पॉइंट इज कि NABH भी कहता है और हमारे काउंसिल्स भी कहते हैं कि GNM और BSc नर्सिंग स्टाफ इज कॉल्ड नर्सिंग स्टाफ। अब एक कंफ्यूजन और होती है, कोई GNM और BSc पास हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वालिफाइड नर्स है, उसका रजिस्ट्रेशन भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना ज़रूरी है। अगर आप किसी पास आउट को सिर्फ वहाँ रख रहे हो, दैट पर्सन इज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस। दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड ट्रेनी, अप्रेंटिस, बस उसे इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पेशेंट केयर के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता। तो आप ये ध्यान दें कि जो नर्सेस GNM हैं या BSc हैं प्लस नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, वही पेशेंट केयर इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, प्लस आपने उनका प्रिविलेजिंग किया हो अगर आप सीरियसली करते हैं। अदरवाइज प्रैक्टिकली भी आप क्वेश्चन पूछ के आपको समझ में आता है कि कौन क्या करता है। लेकिन अगर NABH फॉलो करना है तो आपको इट वुड बी बेटर कि आप एक प्रिविलेजिंग कमेटी कम से कम नर्सिंग की ज़रूर बनाएं, क्योंकि आपको भी पता है कि कई कॉलेजेस में नर्सिंग उतनी अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती, प्रेशर को बहुत कम आता है, और अगर आप उसे इंडिपेंडेंट केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगी शायद वो बच्चा ना कर पाए। नर्सिंग एलोकेशन इज रिव्यूड रेगुलरली एंड डॉक्यूमेंटेड टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन पेशेंट स्टेटस और केयर प्रायोरिटीज। सो वही जो मैंने बोला ना, शिफ्ट वाइज आपको स्टाफिंग रजिस्टर मेंटेन करना है, जहाँ पे आपको पेशेंट की केयर के हिसाब से नर्सिंग का असाइनमेंट देना है कि कौन से नर्स कौन से पेशेंट की केयर करेगी। Key is achievement. The organization implements equity-based staffing to improve patient outcomes. So जैसा मैंने आपको बताया कि इस पर ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन मैं बना के YouTube पे अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको प्लीज़ देख लें। दिस विल बिकम ईजी, बट मैं आपको बता दूँ जो मैंने अभी B में बात करी ऑलमोस्ट सेम C ऑल्सो अप्लाइज। कमिटमेंट D, nursing care is aligned and integrated with overall patient care which is documented. So nursing care plan is personalized to address the patient's specific clinical needs. It must align with overall patient care plan for consistency across care. The plan includes assessment, care planning, implementation, evaluation, potential modification as needed,
continuity and uniformity in care is maintained to ensure best patient outcome. Now AAC 4 और AAC 5 याद करिए, जहाँ पे असेसमेंट और रीअसेसमेंट की बात हो रही थी. आप याद करिए वहाँ पे हम लोगों ने अर्ली वार्निंग साइंस की भी बात करी थी. अगर आप असेसमेंट और रीअसेसमेंट और अर्ली वार्निंग साइंस के क्राइटेरिया सारे फुलफिल कर रहे हैं तो बिलीव करिए आपका ये स्टैंडर्ड, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ऑलरेडी कंप्लाइड है. क्योंकि जब आप एक पेशेंट का असेसमेंट करते हैं तो आपको पता होता है कि उस पेशेंट को क्या चाहिए. ठीक है, जो एक कंजर्वेटिव नर्सिंग पहले होती थी, नर्स ने दवा लिख दी, डॉक्टर ने दवा लिख दी और नर्स ने वो दवा दे दी. बट आज की डेट में NABH एक्सपेक्ट करता है कि नर्स का रोल थोड़ा इंडिपेंडेंट हो, नर्सेज एम्पावर्ड हो, वो कुछ सीखें, वो कुछ अच्छा करें. पेशेंट और डॉक्टर का रेशियो इंडिया में अच्छा नहीं है तो नर्सेस उसको भरपाई कर पाएँ. अब वो कैसे होगा? जब एप्रोप्रिएट टूल्स यूज हों. तो नर्सिंग असेसमेंट में हम लोगों ने अभी जो B है इसका ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, उसमें भी डिस्कशन किया कि आपको कुछ असेसमेंट करने हैं. वो कौन से असेसमेंट होंगे? पहली चीज़ पेन असेसमेंट, सेकेंड थिंग आपको फ्लेबाइटिस असेसमेंट, तीसरा प्रेशर अल्सर असेसमेंट, चौथा फॉल रिस्क असेसमेंट, पांचवा DVT असेसमेंट. नाउ ये असेसमेंट के बाद रीअसेसमेंट भी होगा. अब लेट से पेशेंट को पेन है लेकिन डॉक्टर ने दवा, जब डॉक्टर के अराउंड हुआ तब वो नहीं था और डॉक्टर को ये बात नहीं पता है. नर्स ने असेस किया, शी रियलाइज देयर इज पेन, उसने ड्यूटी डॉक्टर से बात करी, ड्यूटी डॉक्टर ने कोई दवा प्रेस्क्राइब कर दी या डॉक्टर से बात करी और फिर दवा प्रेस्क्राइब कर दी. नाउ सो व्हाट इज द केयर प्लान? रिलीज फ्रॉम पेन. आपने दवा एडमिनिस्टर करी, आपने मॉनिटर किया, कुछ देर बाद पेशेंट को रीअसेस किया. हो सकता है केयर प्लान ऑल्सो इंक्लूड्स वाइटल मॉनिटरिंग. वाइटल मॉनिटरिंग जब आप अर्ली वार्निंग साइंस पे करते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे स्कोरिंग है कि अगर वो 1 + 1 - 1 के बीच चल रहा है दैट एवरीथिंग इज फाइन. 2 के पास जा रहा है दैट मीन्स यू नीड टू इन्वॉल्व ड्यूटी डॉक्टर. 2 से ऊपर जा रहा है दैट मीन्स इन्वॉल्व कंसल्टेंट एंड यू मे डिसाइड टू ट्रांसफर द पेशेंट टू ICU. तो ये सारी चीज़ें जब होने लगती है ना तो आपका केयर प्लान ऑटोमेटिकली बन जाता है. Commitment E. Nurses are provided with the appropriate and adequate equipment providing safe and efficient nursing care. Now adequate instrument इनके हिसाब से क्या है? So thermometers, weighing scales, glucometers and pulse oximeter, ये सारी चीज़ें जहाँ जैसी relevant हो वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए. Now equipment must be of correct size and type to meet the requirement of designated patient care area. Now अब ये कहाँ पे अप्लीकेबल होता है? दैट इज NICU. आपके यहाँ आप देखोगे इफ़ यू आर अ वेरी गुड हॉस्पिटल, वेरी रिसोर्सफुल हॉस्पिटल, तो आपके हर नर्सिंग स्टेशन पे क्रैश कार्ड हो. लेकिन 90%, 95% हॉस्पिटल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, एंड व्हेन आई से 95% हॉस्पिटल तो मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट 95 हॉस्पिटल, कि क्रैश कार्ड इज नेवर इक्विप्ड अकॉर्डिंग टू पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेट्स. और कई बार वो गलती NICU में भी हो जाती है. आई हैव सीन दैट हैपनिंग. तो इसलिए जब आप एक मल्टी स्पेशलिटी सेंटर हैं, आप अगर आपके यहाँ NICU है तो पहली चीज़ तो ये इंश्योर करिए कि आपके यहाँ NICU में प्रॉपरली NICU के हिसाब से क्रैश कार्ट हो. लोकेशन स्पेसिफिक क्रैश कार्ट होने में कोई बुराई नहीं. मैं कुछ डाउट्स अभी और क्लियर करूँगा आप लोगों के इसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे, लेकिन आप देखिए लोकेशन स्पेसिफिक क्रैश कार्ट होने में कोई बुराई नहीं है. अगर आप AHA यानी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की वेबसाइट पे भी जाओगे और CPR एल्गोरिदम निकालोगे तो CPR एल्गोरिदम फॉर लेबर रूम, न्यूनेट्स, पीडियाट्रिशियन, 1 पर्सन CPR एंड 2 पर्सन CPR सबकी एल्गोरिदम अलग अलग हैं. और आपकी क्रैश कार्ट में वो एल्गोरिदम आपको रखनी होती है सो दैट इफ़ यू फॉरगेट यू कैन एक्चुअली रेफर इट टू. एक स्टैंडर्ड क्रैश कार्ट जो AHA रिकमेंडेड होती है उसमें हमेशा एल्गोरिदम्स भी चाहिए होती हैं, जिससे अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो देख ले. तो अगर NICU की एल्गोरिदम अलग है तो सर्टेनली दवाएं भी अलग हैं, डोजेज अलग है, लैरिंगोस्कोप अलग है, बहुत चीज़ें अलग होती हैं. आप सेम चीज़ें एडल्ट अम्बो बैग यूज़ नहीं कर सकते. सारी चीज़ें आप एडल्ट वाली यूज़ नहीं कर सकते, पीडियाट्रिक्स में नहीं कर सकते. लेबर रूम में आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती हैं. तो आप क्रैश कार्ड में यूनिफॉर्म मेडिकेशन रख सकते हैं,
लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू एज एंड जेंडर डिफरेंशिएशन भी रखना पड़ सकता है। और जो कॉमन एरिया है जैसे इमरजेंसी है, सबसे बड़ी जो मिथ है, मुझे लगता है मतलब ये सिर्फ बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल फॉलो करते हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एंड हाईएस्ट क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ शुड बी पोस्टेड इन इमरजेंसी। क्यों? आपको नहीं पता है वहाँ पे ट्रॉमा का पेशेंट आएगा, वहाँ पे फ्रैक्चर का पेशेंट आएगा, वहाँ पे बर्न का पेशेंट आएगा, वहाँ एडल्ट पेशेंट आएगा, पीडियाट्रिक पेशेंट आएगा। यानी कि प्रैक्टिकली इमरजेंसी डिपार्टमेंट के स्टाफ को एडल्ट, पीडियाट्रिक, नियोनेटल CPR आना चाहिए, स्ट्रोक मैनेजमेंट आना चाहिए, फिट्स का पेशेंट यानी एपिलेप्टिक पेशेंट का मैनेजमेंट आना चाहिए, उसको सब कुछ आना चाहिए। और ऐसा क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ अंडरपेड कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकली ICU के स्टाफ से ज़्यादा सैलरी इमरजेंसी नर्सिंग स्टाफ की होनी चाहिए, अगर वो इतना क्वालिफाइड है। जस्ट बिकॉज वो नर्सिंग में पोस्टेड है, दैट इज नॉट द केस। बट अगर आपके पास ऐसा स्टाफ है जिसको ये सब आता है, दैट पर्सन इज एन एसेट फॉर यू। तो आपको उस और प्रैक्टिकली एक अच्छे हॉस्पिटल को ऐसा ही क्वालिफाइड स्टाफ इमरजेंसी में पोस्ट करना चाहिए। बिकॉज OPD लोग बहुत सुंदर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बिकॉज वो आपका गेटवे है, वहाँ पे पेशेंट पहुँचता है जब वो होश में होता है, वो डॉक्टर को दिखाने आया है, अगर वहाँ भीड़ नहीं है, उसे आप प्रॉपरली ट्रीट कर रहे हो तो उसे अच्छा लगता है। वो आपका IPD एरिया तो जाके देख के नहीं आया। सेम वे अगर इमरजेंसी आपकी अच्छी है तो प्रैक्टिकली क्लिनिकल केयर भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स अ वेरी क्रिटिकल एरिया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ इमरजेंसी में बहुत अच्छा रखना चाहिए आपको स्टाफ। नाउ मैं फिर आता हूँ, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है और ये कई बार NABH असेसर्स को भी होती है कि जब आप ये कहते हैं कि मेडिकेशन और इमरजेंसी मेडिकेशन इज केप्ट यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, तो लोग बोलते हैं कि नहीं जी, इमरजेंसी मेडिकेशन अलग रखना है और क्रैश कार्ट में मेडिकेशन अलग रखना है। यस, अलग रखना हो सकता है, वो लोकेशन के हिसाब से हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म मेडिकेशन क्या होना चाहिए? क्रैश कार्ट। ठीक, और वो भी लेकिन डिफरेंट होगा जब आप NICU में जाओगे और लेबर रूम में जाओगे और PICU में जाओगे, वो भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक अलग सिचुएशन हो गई। नाउ आप ये कैसे कह सकते हो कि इमरजेंसी मेडिकेशन शुड बी केप्ट यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन? अगर पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। वार्ड में तो वार्ड स्पेसिफिक हो जाएगी। अगर मेरे पास एक ऑर्थोपेडिक वार्ड है, एक लेबर रूम या फीमेल वार्ड है, ऑब्स्टेटिक वार्ड है, एक न्यूरोलॉजी वार्ड है, तो कैसे सारे पेशेंट की रिक्वायरमेंट एक हो जाएगी? मेरे इमरजेंसी में नोज ब्लीडिंग के साथ भी पेशेंट आता है, फ्रैक्चर के साथ भी पेशेंट आता है, मुझे तो वहाँ बहुत कुछ रखना पड़ सकता है। सो मेरी क्रैश कार्ट के अलावा अलग से मेडिकेशन स्टोरेज हो सकती है इमरजेंसी मेडिकेशन की, एंड विच इज़ नॉट नेसेसरी कि वो वार्ड में भी आपको सेम मिले। सो पता नहीं ये स्टैंडर्ड किसने लिखा है, बट इट्स फुलिश। बट लोग एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं, जब मैं असेसर से कभी, मतलब असेसर्स को वैसे भी आर्ग्यू करना पसंद नहीं होता, बट आउट ऑफ माई एकेडमिक क्यूरियोसिटी कई बार मैं पूछ लेता हूँ, तो फिर वो जस्टिफाई करते हैं, नहीं जी आप क्रैश कार्ट में सेम रखो। आई इवन डोंट एग्री विद दैट, बिकॉज क्लिनिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट येस, एडल्ट एरिया में आप शायद क्रैश कार्ट सेम रख सकते हो। अब मैं बोलूँगा रेनबो हॉस्पिटल एक पीडियाट्रिक और न्यूनेट हॉस्पिटल है, येस आप वहाँ पे सब कुछ सेम रख सकते हो। लेकिन अगर एक मल्टी स्पेशलिटी सेटअप है, वहाँ डिपार्टमेंट स्पेसिफिक आपको चीज़ें रखनी पड़ेंगी, एज स्पेसिफिक चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी, एंड देयर इज़ नो हार्म इन दैट। सो दैट्स माय ओपिनियन। बट NABH के में अगर आपको ये NC में मिले तो प्लीज़ डोंट ब्लेम मी। मैं तो प्रैक्टिकली AHA प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ और लोकेशन स्पेसिफिक चीज़ें रखवाता हूँ, और NABH भी वही कह रहा है यहाँ पे कि करेक्ट साइज एंड टाइप टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड केयर एरिया। So according to me, I am following NABH, and sometimes assessors don't follow NABH. Now, regular maintenance and checks to ensure the equipment is in good working condition, contributing to the safe and efficient care. Now here again there is a problem. आप daily check करते हैं, लेकिन daily check should be verified by two people. One, nursing supervisor. Second, अगर दवा है तो pharmacist. And third, सब कुछ शुड बी वेरीफाइड बाय क्वालिटी पीपल। बिकॉज क्या होता है, जिस डिपार्टमेंट को आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो वो बस जाके टिक 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 करके चला आता है, दे समटाइम्स डोंट इवन चेक। सो क्वालिटी डिपार्टमेंट को रैंडम ऑडिट्स करने चाहिए बिना बताए, टू चेक कि भाई जो चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, जिस क्वांटिटी में एक्सपेक्टेड हैं, वो उपलब्ध भी हैं कि नहीं।
Now, commitment F. Nurses are empowered to make patient care decisions within their scope of practice. Now, it's a very debatable topic. कई बार हमारे यहाँ जो नर्सेज होती हैं वो GNM और BSc होती हैं, बट दे आर नॉट दैट क्वालिफाइड, या उनका कॉम्पिटेंस इवेल्युएशन नहीं हुआ होता है. हाउ डू यू एम्पावर देम? सो सर्टेनली यू राइट अ पॉलिसी, यू ट्राई टू ट्रेन देम. मेरे को ये भी कई बार कंप्लेन मिलती है, लोग बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ा दो तो वो नौकरी छोड़ के किसी बेटर हॉस्पिटल में चली जाती है. हमारा हॉस्पिटल तो बस टीचिंग प्लेस रह गया है. मेरा ये मानना है कि इट्स गुड टू बी टीचिंग प्लेस, but it's also necessary to teach. Assumptions create confusion and confusion provides bad patient care. ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके कुछ बेसिक प्रोटोकॉल ज़रूर होने चाहिए जिस पे चाहे आपके स्टाफ को आता है नहीं आता है, आपको एक बार उसको पढ़ाना ज़रूरी है. एंड दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर नर्सिंग इंडक्शन प्रोग्राम. मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप बहुत छोटे हॉस्पिटल हैं, मतलब मैं ज़्यादातर बहुत सारे छोटे हॉस्पिटल के साथ काम किया है मैंने, तो मेरा ये कहना होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके जब 10 स्टाफ आएँ तो आप बैठा के इंडक्शन दो. आप एक यूट्यूब के अच्छे से वीडियो बना लो, आप अपने नर्सिंग स्टाफ को भेज दो, बोलो भाई आज तुम्हें ये देखना है, शाम को ड्यूटी से लौटने से पहले आपको टेस्ट शीट मिल जाएगी, ये HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो टेस्ट शीट भर ले. ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं साहब यहाँ पे बहुत बिजी है, नहीं हो सकता, तो आप उनसे पहले ही बोल दो कि भाई ये आपको अपॉइंटमेंट लेटर जब हम आपको दे रहे हैं तो आपको इंडक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपकी सैलरी रिलीज होगी. तो कृपया घर जाके वो वीडियो देखें, और अगर आप डिजिटली टेस्ट शीट भरवा रहे हैं तो टेस्ट शीट डिजिटली भरवा लीजिए, और अगर आप मैनुअली भरा रहे हैं तो अगले दिन जब स्टाफ आए तो 10 मिनट उसका लीजिए और टेस्ट शीट भरवा लीजिए. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वेट फॉर 10 पीपल और 5 पीपल टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग. डिजिटल मीडिया इज़ वेरी गुड मीडिया. हम लोग इतना सारा यूट्यूब में देख रहे हैं, यूट्यूबर इतने कमा रहे हैं, और हम अपने हेल्थ केयर में उसका इस्तेमाल डे टू डे बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग. सो माई सजेशन, कुछ बेसिक प्रोग्राम बनाइए, आप उसे उन नर्सेज को ज़रूर समझाइए, ज़रूर पढ़ाइए. मैं खासतौर से डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करूँगा, यू आर एनेस्थेटिस्ट, यू आर ऑर्थोपेडिक सर्जन, यू एक्सपेक्ट योर नर्सेज टू बिहेव इन सर्टेन वे. आपको उम्मीद है कि आपकी जो नर्स आपके साथ काम करे उसको कुछ सर्टेन नॉलेज होनी चाहिए, तो आप वो बेसिक वीडियो बना के दे दो ना, आपको भी बार बार नहीं बोलना पड़ेगा. और उसमें आप इतना वो करो कि आप बोलो कि भाई ये वीडियो देख लो, अगर डाउट है तो मेरे से आके फिर से पूछ लो, आपका समय बचेगा. भाई डॉक्टर्स का समय तो इंपॉर्टेंट होता है ना, जितनी देर में वो एक बार ट्रेनिंग लेंगे उतनी देर में वो 5 मरीज OPD में देख लेंगे, तो मतलब प्रॉफिटेबल क्या है, मरीज देखना. तो इसलिए वो शायद इतना इंटरेस्टेड नहीं होते टीचिंग में. लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय निकाल के एक बार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रिकॉर्ड कर दो, गुड इनफ फॉर 2-3 ईयर्स, एंड आई थिंक यू एंड योर पेशेंट डिजर्व दिस. तो वो एम्पावरमेंट तभी आएगी जब आप नर्सेस को पहले एजुकेट करोगे, फिर आप उसे एम्पावर करो कि भाई ये प्री ऑप प्लान है, यू आर एम्पावर्ड टू मेक डिसीजंस कि यही प्लान चालू रहेगा अनटिल अनलेस ये क्लॉज वायलेट नहीं होते. अब इसमें कई लोग हंसते हैं, अरे नहीं साहब मुझे तो भरोसा नहीं होता नर्सेस पे. यस, आपको नहीं होगा, बिकॉज आप अपनी नर्स को जानते नहीं हो, आपने उसको पढ़ाया नहीं है, आपने उसकी IQ समझी नहीं है. आप अगर उससे थोड़ा इंटरेक्ट करोगे, आप उसे थोड़ा एजुकेट करोगे, आपको उस पर भरोसा हो जाएगा और आप ही का समय बचेगा. सो यस, नर्सिंग एम्पावरमेंट इज नेसेसरी एंड इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर कंसल्टेंट्स. तो उन्हें ज़रूर जब पढ़ाना चाहिए जहाँ पे उनके पेशेंट एडमिट हो रहे हैं. जैसे पीडियाट्रिशियन है, NABH खुद कहता है कि भाई एज स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी की ट्रेनिंग वहाँ के स्टाफ को दी जानी चाहिए. तो उससे फ़ायदा किसको मिल रहा है? पीडियाट्रिशियन तो दिन भर बैठा नहीं रहता. भाई दिल्ली मुंबई में हो सकता है डॉक्टर जो वहाँ पे बैठता है NICU में वो पीडियाट्रिशियन हो. जिन शहरों में मैं रहा हूँ, छोटे छोटे शहर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, वहाँ पे 90% हॉस्पिटल में कई बार MBBS डॉक्टर भी बड़ी मुश्किल से मिलता है. ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी नर्सेस को एजुकेट नहीं करोगे तो आप किस पे भरोसा करोगे? सो माई सजेशन, एजुकेट, एंड दैट will itself empower the nurses. Nurses are trained to make informed, appropriate decisions based on their expertise and knowledge. Yes, knowledge matters. You teach. Nurses should be able to act independently in critical situations within the guidelines established by the organization. तो आप पहले critical situations define करो. Empowerment enables nurses to provide timely, effective care, enhancing patient outcome and satisfaction.
So only educated staff can make these decisions, so you need to educate those nurses. So this is the end of presentation. बहुत लंबी थी, I know, but nursing care is not a very simple job, and बिना इन सब चीज़ों को किए ये COP6 कंप्लीट नहीं होता. हाँ, फॉर द एविडेंस पर्पज इट इज़ रियली ईजी. आप एक एम्पावरमेंट पॉलिसी बना लो, एक नर्सिंग एम्पावरमेंट की प्रेजेंटेशन बना लो, बट दैट एक्चुअली इज़ नॉट एक्चुअल पेशेंट केयर. और अगर आप NABH सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपको NABH एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट मिल जाए, बाय गॉड NC क्लोजर आता है आपको, तो आप सब कुछ कर लोगे. बट एक्चुअली अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, एक्चुअली पेशेंट केयर बेहतर करनी है, तो आपको सीरियसली नर्सिंग केयर पे ध्यान देना पड़ेगा. थैंक यू.